आप सभी का तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे है। स्वागत है। मैं अनिकेत सिंह। आज आपको विजन आईएएस की पीटी 365 का पॉलिटी का दूसरा लेक्चर चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको फंक्शन ऑफ आज दूसरे लेक्चर में मैं फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने इलेक्शंस का सेक्शन कवर कर लिया था, जिसमें मैंने वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में बताया था, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, डीलिमिटेशन कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई थी कि अपने पहले लेक्चर में। ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो यूपीएससी का है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आपको अलग क्या करना है जिसकी वजह से आप क्वालिफाई कर सको, या मैंने क्या अलग किया जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ हो रहा है। सिंपल सा है कि सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, और पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रिक तो मैं जो अपनाया हूँ वो पहली है पीआरपी, प्रैक्टिस रिविजन पीवाईक्यू। प्रैक्टिस देना है, जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वहां से उसको उठाना है, और आपको टेस्ट देना है। फिर आपको एनालाइज करना है कि मेरा कितना नंबर हो रहा है और मुझे कहाँ लैग हो रहा हूँ मैं। फिर आपको क्या करना है, फिर रिवीजन करना है, जहां पे लैग कर रहे हो वो रिवीजन पार्ट करना है। फिर उसके बाद पीवाईक्यू देना है। पीवाईक्यू से क्या होगा आपका कि एक आइडिया मिलेगा कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन सेट कर रहा है, और उसके हिसाब से मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। जब एक बार आप पीवाईक्यू दिए, आपको आइडिया मिल गया कि मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, वापस से आइए टेस्ट पे, टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यू लास्ट 10 साल से 12 साल का सॉल्व कीजिए, और ये डेली बेसिस पे कीजिए या वीकली बेसिस पे, मतलब हफ्ते में 3 बार ये चीजें करते रहिए, रिवीजन कीजिए। बर्डन मत बढ़ाइए, बैलेंस करके चलिए, इससे आपका आराम से क्लियर होगा। फिर दूसरी चीज क्या करनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम अपना करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग रहो। जैसे पीटी 365 पूरे साल के करंट अफेयर्स को एक साथ लाके देता है, तो उस पर पूरा फोकस रखिए कि जितना जल्दी हो सके और जितनी बार रिवीजन कर सके उतनी बार कीजिए। और रिवीजन कराने में भी हम हेल्प करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि रिवीजन करा के दीजिए, तो हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने लेक्चर पे। तो आज हम क्या कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी कब लगी थी, इमरजेंसी कहाँ से आई है, कौन से आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल इस पे है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज इंटरनल इमरजेंसी के बारे में कवर करेंगे। इसमें अमेंडमेंट कौन से हुए, 44th अमेंडमेंट इसमें जो हुआ उसमें क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद जो इंटरनल इमरजेंसी पहली बार लगाई गई थी तो किसने लगाई, इमरजेंसी कितनी बार लगी है, जो वो अंडर आर्टिकल नंबर 352 वो देखेंगे। स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, इसमें फंडामेंटल राइट जो है वो कितने वायलेट, कितने कितने फंडामेंटल राइट्स को रोका जाता है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। ये सारी चीजें हम इंटरनल इमरजेंसी में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। हम एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या पढ़ेंगे कि पहली बार एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाने का रीजन क्या था, राजीव गांधी जी ने जो एंटी डिफेक्शन लाया वो किस चीज से परेशान होकर लाया। फिर हम देखेंगे कि 1962 से 1967 तक क्या सिनेरियो क्रिएट हो गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाना ही पड़ा, और उसमें ये भी देखेंगे कि आज एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या और चेंजेस कर सकते हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हम इसमें पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे एक्सपर्ट है जो ये बोल रहे हैं कि इस देश में ना कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट ही होना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो हम उसका डिफरेंस देखेंगे, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट क्या है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अदर जो न्यूज में है, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट है, ये सारी चीजें हम आज इसमें देखेंगे। तो आप एक काम कीजिए, इसके पहले मैंने जो लेक्चर लिया था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो लेक्चर जाके देखिए, बहुत अच्छा लेक्चर है। और साथ में इन्वायरमेंट और जियोग्राफी के भी लेक्चर चल रहे हैं, सॉरी इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के, उसमें बहुत डीप एक्सप्लेनेशन आशीष भैया ने दिया और शिवांश भैया ने। आप वहां से कवर कीजिए, आपका 101% आपका इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स तो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं इंटरनल इमरजेंसी में। आज से 50, आज से नहीं, अब से इस साल से 50 साल पहले 25 जून 1975 को लगती है इंटरनल इमरजेंसी। कितने साल हो गए, 50 साल। कौन लगाता है, इंदिरा गांधी जी इंटरनल इमरजेंसी लगाती हैं वो, ठीक है। कमेंट कीजिएगा इंदिरा गांधी जी कौन से नंबर की प्राइम मिनिस्टर थी, और कितने साल की प्राइम मिनिस्टर, कितनी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है। तो जो इंटरनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल उसका चालू होता है आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 तक। ये कहां से उठाया गया है, इंटरनल इमरजेंसी उठाया है वेमार कॉन्स्टिट्यूंसी से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। तो जो इंटरनल इमरजेंसी है या इमरजेंसी कहां से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। तो आते हैं,
ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में मेंशन है। और ये इमरजेंसी क्यों लाई जाती है, मतलब इमरजेंसी क्यों इंसर्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? टू सेफगार्ड यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। इसलिए मेंशन किया गया जब जब कोई देश हमला कर दे और बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये देश जो रन करे एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जनरेट हो, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आए। तो इसलिए इसको इंसर्ट किया गया कहाँ पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 18th पार्ट 18 में। मैंने जैसे कि बताया 352 से लेके 360 तक ये लाया करता है। एक चीज याद रखना, ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले लेती है। अब फेडरल क्या होता है? फेडरल ये होता है कि जिसमें स्टेट और सेंट्रल का दोनों इक्वल रोल होता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ के मिलके काम करती है, लेकिन जब इमरजेंसी लगता है और जो गवर्नमेंट होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट रहेगी, जो जो कंट्री होगा वो सेंट्रल से ऑपरेट होगा। तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है, ये फेडरल ऑफ सेंट्रल प्लस स्टेट, और ये यूनिटरी मतलब सेंट्रल। इमरजेंसी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अब ये बताने कि मैं एक क्वेश्चन अभी पुट कर देता हूँ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। आप ये कमेंट बॉक्स में आप अगर करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और आप खुद जाके पढ़ेंगे उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से पढ़े, जाके गूगल किया, इधर उधर वापस से अपना लक्ष्मीकांत उठाया, तो रिवीजन हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन ला सकता है? नेशनल इमरजेंसी सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ला सकते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा उनके द्वारा ही प्रोक्लेम किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या हो जाता है? एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल में आर्म रेबिलियन हो जाता है, एक्सटर्नल में वॉर्स हो सकते हैं। तो ये दो ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन हो सकता है। अब प्रेसिडेंट क्यों लगा सकता है नेशनल इमरजेंसी, कैसे लगा सकता है? जब मेंबर ऑफ लोकसभा है, या मेंबर ऑफ लोकसभा रिटर्न रिकमेंडेशन दे, किसको दे? प्रेसिडेंट को, कि हमें इस टाइम इमरजेंसी की बहुत जरूरत है, तो आप इमरजेंसी लगाइए। जो ये रिटर्न वर्ड है, ये रिटर्न वर्ड पहले नहीं था। पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जाके अगर प्रेसिडेंट को बोलता था कि इंटरनल इमरजेंसी लगानी चाहिए, इमरजेंसी लगानी है, तो प्रेसिडेंट लगा सकता था। लेकिन विद द अमेंडमेंट नंबर 44 ये इंसर्ट किया गया कि रिटर्न रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिटर्न रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट इंटरनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता। और एक चीज 40 याद रखना कि क्या इमरजेंसी लगेगी तो पूरे इंडिया में लगेगी या स्पेसिफिक पार्ट में भी लगाई जा सकती है? ओरिजिनली ये था कि जब इमरजेंसी लगेगी तो वो पूरे पार्ट ऑफ इंडिया लगेगी, लेकिन विद द 42nd अमेंडमेंट ये बोला गया कि जब इमरजेंसी लगेगी तो वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया भी लग सकती है। जरूरी नहीं है कि पूरे साउथ पार्ट में लगे, नॉर्थ ईस्ट नहीं, वो कहीं पे भी स्पेसिफिकली लगाया जा सकता है। कब इंसर्ट किया? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया। और 44th अमेंडमेंट के थ्रू क्या इंसर्ट किया गया? रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब एक चीज याद रखना, पहले ना इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम की चीज थी, ना कि कोई आर्म रेबेलियन जैसी नाम की चीज थी, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया। कब चेंज किया गया? 44th अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके वहां पे आर्म रेबेलियन जैसी इंसर्ट किया गया। कब इंसर्ट किया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 14th 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। दो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एक तो 42nd, दूसरा 44th। हमेशा याद रखना 42nd और 44th बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, हु प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कर सकता है, कब कर सकता है? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, रिटर्न रिकमेंडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, अब आते हैं जुडिशियल रिव्यू पे कि जो इंटरनल इमरजेंसी या इमरजेंसी लगेगी, जो इंटरनल, क्या वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? तो 38th अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इमरजेंसी लगी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट या भी कोई कोर्ट द्वारा। लेकिन 44th अमेंडमेंट में ये प्रोविजन डिलीट कर दिया गया, बोला नहीं जुडिशियल रिव्यू होगी। और उसको मिनिमम यूज केस में तो बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इंटरनल इमरजेंसी पे इसको जुडिशियल रिव्यू हो सकता है।
मेरा क्वेश्चन रहेगा जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में आता है, और सेकंड चीज मिनर्वा मिल्स केस कौन से ईयर में आया था। दो चीज आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखो मैं ये कमेंट बॉक्स में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप जाके गूगल करेंगे ना तो आपका जो रिमेम्बरिंग रहेगा वो क्विक हो जाएगा, तो आपको चीजें रिमेम्बर रहेंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाके गूगल कीजिए, कमेंट कीजिए। हर चीज आपको अगर थाली में परोस के देंगे तो आप तो पढ़ने वाले हो नहीं, तो बेटर है कि आप जाके गूगल कीजिए, सारी चीजें देखिए, आपको रिमेम्बर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल के ऊपर जाते हैं। इसमें ना क्या होना चाहिए, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव का, दोनों हाउस के पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए विद इन 1 मंथ। इमरजेंसी के विद इन 1 मंथ दोनों लगने के बाद दोनों पार्लियामेंट पार्लियामेंट के बोथ हाउस से रिकमेंड मतलब अप्रूव कर देना चाहिए। ओरिजिनली ये 2 मंथ था, लेकिन बाद में चेंज करके इसको 1 मंथ कर दिया गया। ड्यूरेशन कितना होगा, ड्यूरेशन पे ध्यान दीजिएगा, ड्यूरेशन 6 मंथ होना चाहिए। 6 मंथ और एक इनडेफिनेट टाइम रहता है, कैसे कि एक बार इमरजेंसी लगा 6 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से कंटिन्यूएशन की प्रोसेस आएगा, उसके थ्रू फिर से वो 6 मंथ, तो ऐसे कर करके 6 मंथ एक्सटेंड होता जाएगा। इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, बस इतना बोला गया है कि हर 6 मंथ पे लोकसभा के द्वारा इसको कंटिन्यूएशन के लिए बोला जाएगा। अगर कंटिन्यू किया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वहीं पर रोक लिया जाएगा। ओरिजिनली जो 6 मंथ था इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था कि 6 मंथ एक बार लग गया तो मिनिस्टर के द्वारा ही रोका जाता था, फिर उसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर दिया गया। ठीक है। प्रोक्लेमिनेशन और कंटिन्यूएशन दोनों हाउस के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट में ये बोला गया कि जो प्रोक्लेमेशन या कंटिन्यूएशन रहेगा वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू रहेगा। पहले सिंपल मेजोरिटी के थ्रू था, लेकिन उसके बाद इसको स्पेशल मेजोरिटी कर दिया गया। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, टोटल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, जितने मेंबर हैं लोकसभा में उसकी उसका मेजोरिटी, मतलब एट करंट 543 मेंबर्स हैं, तो उसकी जितनी भी मेजोरिटी होती है वो इस बिल को सपोर्ट करे। दूसरा होता है 2/3 मेंबर प्रेजेंट ड्यूरिंग द वोटिंग टाइम, ये दो होती है स्पेशल मेजोरिटी। तो ये पॉइंट आपका भी कवर हो गया कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। ठीक है। 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया कि 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा नोटिस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्रेसिडेंट to arrange special sitting within the 14th for the resolution। कोई भी रेजोल्यूशन लाना है तो लोकसभा के प्रेसिडेंट को 44 की 1/10 मेंबर जाके रिकमेंड करेंगे कि भाई को रेजोल्यूशन लाना है तो एक स्पेशल सिटिंग कीजिए। ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट क्या हो सकता है। सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस में इफेक्ट हो सकता है कि स्टेट में इलेक्शंस गवर्नमेंट कोई और है और सेंट्रल में कोई, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर कोई इमरजेंसी लग रही है और उस टाइम पे डिसॉल्व होने वाला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, तो वो डिसॉल्व ना होके उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, तो इसलिए लाइफ पे इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और थर्ड चीज फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी के ड्यूरेशन में फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट पड़ता है। आर्टिकल नंबर 359, 358, व्हाट 358 सेज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। कब होगा, जब फंडामेंटल इमरजेंसी लग गई तो आपका फंडामेंटल राइट है जितने सारे वो रद्द हो गए, आपके हाथ में कुछ नहीं है अब। लेकिन 359 सेफगार्ड करता है, बोलता है कि सारे तो नहीं हो सकते, आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये एक्टिव रहेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो अब मैं पूछूंगा कि व्हाट इज आर्टिकल नंबर 20, व्हाट इज आर्टिकल नंबर 21। आप जाके पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, सारी चीजें आपको मिल नहीं सकती। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप जाके गूगल कीजिए और वो उससे रिवीजन होगा भैया, यही चीज है। आप जाके गूगल करेंगे, देखेंगे, लक्ष्मीकांत उठाएंगे, आर्टिकल नंबर 20 पढ़ेंगे, उसी चक्कर में फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेंगे, हो गया फंडामेंटल राइट्स कवर, और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बन गया, 1 नंबर 2 नंबर आ गए। तो ये होता है। ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स पे। इंटरनल इमरजेंसी, जितना भी था इमरजेंसी का पार्ट मैंने आपको कवर कर लिया है। इसमें यहीं से जो जो भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एनालाइज किया होता, जो भी क्वेश्चन बनेगा मोस्ट ऑफ दी यहीं से बनेगा। अब आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और ये न्यूज में क्यों आया। अभी रिसेंट में रिट पिटिशन फाइल की गई थी इसके कॉन्स्टिट्यूएंटली जो 10th शेड्यूल है इसके रिगार्ड। तो ये रिट्स क्या होते हैं, रिट 5 टाइप के होते हैं, हेबस कॉर्पस, मैंडमस, स्टैट्यूटरी, क्यू वारंटो एंड प्रोहिबिशन। ये 5 तरह के रिट्स होते हैं। रिट्स कहाँ पे फाइल किए जा सकते हैं, रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जुडिक्शन रिट्स का
हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट इन रिगार्ड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर्स पे रिट पिटिशन फाइल को एक्सेप्ट करता है, रिट इशू कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट रिट तभी इशू कर सकता है जब वो मैटर रिगार्ड्स टू द फंडामेंटल राइट्स हो। तभी बोला जाता है कि जो फंडामेंट रिट्स का जुडिक्शन पावर ऑफ एम्बेट है वो हाई कोर्ट का ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये पहली चीज मैंने रिट्स के बारे में बता दिया, और आप जाके रिट्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ कि ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ठीक है। किसी भी स्टेट में मतलब पार्टी मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए मान लीजिए 100 सीट है, पार्टी बना गवर्नमेंट बनाने के लिए 51 मेजोरिटी फर्स्ट पास द पोस्ट 51 जरूरत है, ठीक है। अब क्या होता है कि ए पार्टी जीतती है 40 सीट, बी पार्टी जीतती है 35 सीट, और सी जो है अदर ईटीसी जो इंडिपेंडेंट हैं, छोटी पार्टियां हैं, वो बाकी सीट जीत जाती है। अब क्या होता है कि इसमें सबसे आगे कौन है? लाना 51 है, कितना कम है? 11 कम। अब ये होगा कि ये जो 11 की फिल करने के लिए ये जो ए पार्टी है सोचेगी कि मैं बी से ले लूं कुछ, और फिर कुछ सी से ले लूं। तो इसमें क्या होगा? पैसे की हेरा पैसे पैसे किया जाएगा, या फिर गवर्नमेंट नहीं बनेगी, कुछ ना होगा। इससे अदर वेज में जो हमको ही नुकसान है, जो टैक्स पेयर्स को ही नुकसान है, उस पैसा हमारा ही जाता है। तो इसी के लिए क्या लाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ कौन लाया, मैं ये बोलूंगा कौन लाया पहले। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया राजीव गांधी जी इन द ईयर ऑफ 1985 थ्रू 50 एक सेकेंड सॉरी 52 सॉरी, या मैं वो 52 मेरे को 58 आ रहा था। क्यों कब लाया? 52 अमेंडमेंट के थ्रू लाया। इसमें एक नया स्केड्यूल ऐड किया गया, 10th शेड्यूल, ठीक है। अब इसका लाने का रीजन है, मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ क्या होता है। 1962 तक जो पूरे इंडिया में रहता है आईएनसी की गवर्नमेंट होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेजर ऑफ द स्टेट में इनकी गवर्नमेंट रहती है। लेकिन उसी टाइम में बहुत सारे स्टेट के जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनके राइज होते हैं, और वहां पे उनकी गवर्नमेंट बन रही थी। तो इसका क्या होता है कि बहुत सारे ड्यूरेशन 1962 से लेके 1965 तक बहुत सारे हॉर्स राइडिंग होते हैं, बहुत सारे एमएलए दूसरी पार्टी में जाते हैं, आते हैं, गवर्नमेंट बनती है, कोalition गवर्नमेंट बनती है, टूटती है, इलेक्शन रद्द किए जाते हैं। तो इसके चलते बहुत सारा मनी का लॉस हो रहा था। तो क्या होता है कि 1967 में हरियाणा के एक एमएलए रहते हैं, उनका नाम है गयालाल जी। गयालाल जी क्या होता है कि 4 बार विद इन 15 डेज 4 बार एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जंप करते रहते हैं। तो इसी के ड्यूरेशन में बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही थी, ठीक है। तो इसके लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। अब पढ़ते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ क्या लाएगा। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें लिखा है द एंटी डिफेक्शन लॉ पनिश एमपी एमएलए। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ किसी लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत राज है, म्यूनसिपालिटीज हैं, जो अदर लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस होते हैं, क्या उन पे भी लागू होता है? नहीं, नहीं लागू होता है। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ एमपी और एमएलए लोगों पे ही लागू होगा। डज क्या जो एंटी डिफेक्शन लॉ है किसी पार्टी पे लागू होता है? नहीं, ये सिर्फ इंडिविजुअल एमपी और एमएलए पे ही लागू होता है, ना कि किसी पार्टी पे, चाहे वो स्टेट पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो। एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ इंडिविजुअल एमपी और एमएलए पे ही लागू होता है। ये कब लाया गया? ये लाया गया 1985 में विथ 52nd अमेंडमेंट। कौन लाया? राजीव गांधी जी। टेंथ टेंथ शेड्यूल इसमें ऐड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। पर्पस क्या रहता है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इंक्लूडिंग 10th शेड्यूल एंड एंटी डिफेक्शन लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से क्या होता है कि जब मान लो कोई गवर्नमेंट ऑलरेडी पावर में है, लेकिन दूसरी जो पार्टी है उसमें सिर्फ कमी है कि मैं 5-6 सीट, तो वो क्या करती थी उससे ले लेती थी, और गवर्नमेंट बना नहीं पड़ती थी, मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो उससे बार बार इलेक्शन कराना पड़ता, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, उसमें पेस्ट जो मनी का बहुत बड़ा लॉस होता था। दूसरा जो अनएथिकल बिहेवियर ऑफ पार्टीज था कि पार्टी तोड़ना, पार्टी बनाना, तो ये इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया।
तो उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पार्टी स्विच कर देते थे फॉर द पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस क्या हो सकता है, पैसा लेना, पैसे लेके दूसरी पार्टी स्विच कर लेना, या मिनिस्टर बन रहा है, मिनिस्टर बना दिया गया तो पार्टी स्विच कर लिए। मतलब अभी भी वो एमएलए हैं लेकिन वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिए। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे इंडिकेशन किया कि पार्टी ए का बंदा पार्टी बी में चला जा रहा है, फिर पार्टी बी सी से जो है सी वाले आके इसमें आ रहे हैं। बी का मतलब पार्टी से डिनोट नहीं कर रहा हूँ मैं एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। तो मैंने जो बैकग्राउंड बताया था, बिफोर 1962 कांग्रेस रूलिंग स्टेट था। 1960 में इसका बिगिन होता है, किसका, कोलिशन गवर्नमेंट का। कब से स्टार्ट होता है, 1960 बैक के। तो 1967 में क्या होता है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिफेक्शन। जब 1967 का इलेक्शन आप देखेंगे उस पीरियड में, तो परफेक्ट एग्जांपल सेटअप करता है किसका, एंटी डिफेक्शन का। मतलब बदला फेरी, इधर उसे उधर, उधर से इधर, तो जाने का। तो एक सेकेंड, तो मैंने गयालाल जी के बारे में तो बताया ही आपके बारे में, कैसे वो सिर्फ मात्र 15 दिन में चार बार इस गवर्नमेंट से उस गवर्नमेंट में कर चुके थे। तो यही 1967 के पीरियड में सारी चीजें हो रही थी। फिर उसके बाद इमरजेंसी लगती है, और तब तो और जरूरत पड़ जाती है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनती है तो फिर टूट जाती है, किसकी वजह से, इस ये रीजन रहता है। फिर राजीव गांधी जी आते हैं 1985 में, वो लाते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो ये किन 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 पे लागू हो सकता है, इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्ट करके आए हैं उन पे, ये इंडिविजुअल मेंबर है उन पे लागू, उन पे क्या लागू होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, कि एक बार आप इलेक्ट हो गए, मान लिया आप अनिकेत जनता पार्टी से इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। आप अनिकेत जनता पार्टी से इलेक्ट हुए हैं और आप विद इन मतलब 6-7 महीने में आप चाहते हैं कि आप आशीष जनता पार्टी में चले जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले आपको रिजाइन करना पड़ेगा, फिर आप जाके वो पार्टी ज्वाइन कीजिए, आप पार्टी के मेंबर बनिए, और फिर आप नेक्स्ट इलेक्शन आएगा उसमें लड़िए, या फिर बाई इलेक्शन में लड़िए, उस पार्टी के थ्रू ज्वाइन कीजिए। किसमें बोला गया, ये पहली कंडीशन रखी गई, किसकी कंडीशन, पहली कंडीशन रखी गई एंटी डिफेक्शन लॉ की, क्योंकि इंडिविजुअल ही कर सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या रखा है, इलेक्टेड मेंबर इंडिपेंडेंट पार्टी। मान लीजिए मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने कोई भी इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, ठीक है। अब इलेक्शन आए जिसमें सिर्फ एक या दो सीट की वजह से गवर्नमेंट बन सकती है, या फिर तो मैं क्या करता हूं, मैं जाके अनिकेत जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अभी क्या इसमें कि जनता पार्टी, अब इसकी वजह से जो सामने वाली गवर्नमेंट थी वो गिर गई। अब आपने जानता नहीं है ना कि आपकी पॉलिसी की वजह से, उनकी वजह से ज्वाइन किया, या पैसे की वजह से, या फिर आइडियोलॉजी की वजह से, तो नो वन नोस की व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ज्वाइनिंग द दैट पार्टी। सो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कि इसके थ्रू ये लाया गया कि कोई भी इंडिपेंडेंट है, आप रिजाइन कीजिए, आप जाके पार्टी ज्वाइन कीजिए, फिर बाई इलेक्शन में इलेक्शन लड़िए, जीतते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पार्टी के मेंबर बन के रहिए, सिंपल सा, कोई चीजें नहीं। ये एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू दूसरी चीज लाए। तीसरा, नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर कौन, जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जी, अब उनको ये बोला जाता है कि जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है, आप नॉमिनेट, उसके पीरियड में आप जाके कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्वाइन कर लेते तो ठीक है, नहीं ज्वाइन करते हैं तो अगर आप 6 मंथ के बाद आप अगर पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपका जो डिस्कालीफाई कर जाएंगे, कहाँ से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। पहले एंग्लो इंडियंस होते थे नॉमिनेट, लेकिन अब उनको हटा दिया। तो क्वेश्चन रहेगा कि एंग्लो इंडियंस को कौन से अमेंडमेंट से हटाएगा कि ये नॉमिनेट नहीं किए जा सकते। मस्त जाके जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम उसके बारे में भी देखेंगे कि अमेंडमेंट्स को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरी पार्टी है, मेरे पार्टी में 40 लोग हैं। अब 40 में से मेजोरिटी ऑफ पीपल, टू बाई थर्ड पीपल मेरी पार्टी के आइडियोलॉजी बोलते हैं कि गलत है, उनको बोलते हैं कि सामने जो पार्टी है वो इंडिया के ग्रोथ में इस आइडियोलॉजी से चलेंगे तो ज्यादा होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, एक मेजोरिटी क्रिएट किए 2/3 का, वो जाके सामने वाली पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। या तो वो कर लें, अभी रिसेंट एग्जांपल्स है महाराष्ट्र के, जो इलेक्शंस हुए तो महाराष्ट्र में जो हुआ था पिछले साल, पिछले इलेक्शंस में, वो बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड भी स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। तो डिसाइडेड बाय प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, लोकसभा राज्यसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं। ओरिजिनली इसमें 2/3 मेंबर नहीं थे, ओरिजिनली इसमें 1/10 था। तो ये 91th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कब आया था, 2003 में आया था। इसको 1/10 से करके 2/3 कर दिया जाएगा।
इसमें टाइम कोई ड्यूरेशन नहीं है कि जो लोकसभा के जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो उन पे कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है कि कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, वो चाहे तो 3 साल बाद भी इस पे डिसीजन दे सकते हैं, कई साल बाद भी डिसीजन दे सकते हैं, तब तक समझ लो लोकसभा के इलेक्शन ही खत्म। तो टाइम बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन राजस्थान के जो एक सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था उसमें उन्होंने बोला था कि विद इन 3 मंथ आपको देना देना चाहिए। ठीक है, एक तो ये केसेस याद कर लीजिए। 2022 में मणिपुर ड्यूरेशन डिसाइड किया, महाराष्ट्र का जैसे मैंने बताया स्पीकर डिसीजन कैन बी रिव्यूड इन द कोर्ट, जो स्पीकर का डिसीजन होता है उसको कोर्ट में रिव्यू किया जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं राजस्थान एमएलए रेजिग्नेशन, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एंटी डिफेक्शन लॉ को कवर किया है। शायद ही आपको यूट्यूब पे ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कोई बताएगा करंट अफेयर से कनेक्ट करके। पीटी 365 के आप जाके उठा लीजिए, शायद ही कोई आपको बताया होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, उसका डेप्थ कैसे चालू हुआ, क्यों लाया गया, वो एमएलए का नाम, शायद ही आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में मिल जाए। लेकिन पीटी 365 में तो आपको नहीं मिलने वाला ये सारी चीजें। अब मैं हम आते हैं इसमें, किसके पे आते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों है न्यूज में? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट की जगह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शंस होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि फर्स्ट पास द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इंटायर कंट्री में बी द सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो पूरी कंट्री है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। एग्जांपल यूएस, जो फर्स्ट पास दी पोस्ट उसका एग्जांपल है ब्रिटेन, इंडिया ये फर्स्ट पास दी पोस्ट का एग्जांपल है। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसका एग्जांपल है यूएस, उसकी कंट्री ऐसा होता है। ठीक है, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेशन, मैंने बताया आपको कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक इलेक्ट कर सकता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी इलेक्ट फ्रॉम द वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, ये डिफरेंस है। वोटिंग प्रोसेस, वोटर वोट्स फॉर द कैंडिडेट। ठीक है, वोटर यहाँ पे पार्टी के लिए करेगा, सिंपल है। अभी मैं इंडिपेंडेंटली खड़ा हूं, यहाँ पे पार्टी के लिए वोट किया जाएगा कि पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सच मन, जैसे इंडियन पार्टी जो दो मेजर पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सेकुलर आइडियोलॉजी है। तो ना कि स्पेसिफिक कैंडिडेट्स पे वोट करके एक आइडियोलॉजी पे वोट को करें, ये डिफरेंस बताता है फर्स्ट पास द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैंने बताया कि एग्जांपल्स कौन थे, यूके, यूएस, कनाडा, इंडिया, ये फर्स्ट पास पोस्ट है। इजराइल, नीदरलैंड, सॉरी यूएस का नाम लिया था ये, ठीक है माफ करना आप लोग, इजराइल और नीदरलैंड ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। ये ऐसे बहुत सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं, और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने इसमें कवर कर लिया, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अगर लगता है कि और इसमें डेप्थ में जाना चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए जरूर इस पे एक अलग से वीडियो जरूर लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आप हमारे साथ कंसिस्टेंट बने रहिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे डेली एमसीक्यू आ रहा है, और ऐसे एमसीक्यू जो 99% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके पूछने की संभावना जो है 99% है, क्योंकि वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ के वहां से एनालाइज करके हम लोग करते हैं। और हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि मतलब आएंगे, हमारे पास जो टीचर है ना वो बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और आपको आते आते समय के साथ हम ये भी बताएंगे कि वो किस लेवल तक पहुंचे। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।